क्या होगा अगर आपको पूरी दुनिया निकम्मा, निठल्ला और एक नकारा इंसान समझती है। यही कहानी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो हमारा हीरो है इस कैरेक्टर का, जो लेजी प्रिंस के नाम से जानता है। इतना आलसी कि वो अपना बिस्तर कभी छोड़ता ही नहीं था, हमेशा वो बिस्तर पर पड़ा रहता था। वो एक 15 साल का लड़का है। फिर वहाँ से लेके जब वो फेमस और सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन इन द ईस्ट किंगडम, वहाँ तक की जर्नी को हम इस एक्सप्लेनेशन में, नरेशन में समझेंगे और इसकी स्टोरी को एंजॉय करेंगे। विदाउट फर्दर एडू शुरू करते हैं साथ में मिलकर। अभी प्रेजेंट टाइम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पास्ट में। ढूंढा जाता है एक गांव वाले की एक डायरी मिलती है, जो अपना जर्नल होता है ना, जहाँ पे नोट करते हैं कि डेली क्या क्या एक्टिविटी की, गांव में ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कह सकते हो पुराने ज़माने के व्लॉग्स, ऐसा समझ सकते हो। तो एक आदमी था जिसने डायरी मेंटेन की हुई थी, तो उसमें एक स्टोरी निकल के आई, और वो स्टोरी कैसे कनेक्टेड है हमारे आने वाले कहानी से मैं बताऊंगा। शुरू ऐसे होता है कि एक आदमी आता है, जिस विलेजर्स की डायरी पढ़ी जाती है उसमें एक आदमी का जिक्र होता है, और वो आता है गाँव में, और 4-5 गाँव वाले बहुत उसके बारे में उत्सुक रहते हैं कि कौन है आदमी, क्या करने आया है यहाँ पे, क्योंकि गाँव में कम लोग होते हैं तो लोग एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं। शहरों में तो एक अपार्टमेंट वाला जो सामने वाले अपने नेबर के बारे में जानता है। तो 4-5 लोग क्यूरियस रहते हैं, लेकिन जो इस डायरी का राइटर है वो कहता है कि मैं क्या ही इस आदमी को, मेरे से क्या ही लेना देना है, मैं तो इसको नहीं जानता हूँ। तो ऐसे करते करते 4 दिन हो गए, गाँव में 2-3-4 लोग आदमी इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह 10 दिन हो गए। तो फिर बच्चे तो आपको पता ही है, गाँव के जो बच्चे हैं और बच्चों की क्यूरोसिटी जो होती है तो आपको पता ही है क्या होता है। बच्चे जाते हैं उसके वहाँ ताका झाकी करते हैं, उसके बाड़ में कूद के उसके आंगन में देखते हैं कि वो आदमी है एक जुनून में, एक जोश में सिर्फ वर्टिकल स्लैश करते जाता है। वर्टिकल स्लैश मीनिंग लंबा सा, खूब लंबा सा शॉर्ट रहता है और लेके वर्टिकल स्लैश करता है। काइंड ऑफ एक्शन मैंने कर दिया, लेकिन ठीक है। तो वो आदमी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक होने तक वो सिर्फ एक वर्टिकल स्लैशेस मारते जाता है। उसको देखते देखते एक मंथ से होके आधे साल बीत जाते हैं, 6-6 महीने बीत जाते हैं। जो राइटर था इस डायरी का, उसको भी क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये हो क्या रहा है भाई, मैं भी जान के देखूँ कि क्या खास बात है कि इस ट्रेनिंग में, इस आदमी के ट्रेनिंग में, कि जो इतने लगातार किया जा रहा है। जब वो वहाँ पे गया, वो उसने भी झाँका, उसके आंगने में देखा, तो वो देखा कि स्टैंस कोई खास नहीं है, उसके स्विंग में इतना पावर नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ देख के नज़रअंदाज कर देता है। देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। शुरू किया आपने, सोचा आपने एक महीने हुए, 6 महीने हुए, ऐसे करते करते 3 साल बीत जाता है। वो आदमी फिर भी वो स्लैसेस मारता जाता है, जो कि प्रॉपर स्टैंस रहता है उसके, और ना ही कोई जज्बा रहता है, ना उसके पास एक कह सकते हो ढंग, कह सकते हो ना, को शॉट चलाने का ढंग नहीं होता है। और फिर भी वो शॉट के बारे में बोलते हैं, उसके शॉट के एक्शन के बारे में कि कोई कुछ खास नहीं है। ये इधर ये रिटायर्ड सोल्जर है जो किसी सेना से रिटायर हो चुका है, या फिर ये इंजर्ड मर्सनरी है कि जो सोच रहा है कि काम धंधा, मार काट वाला काम छोड़ के एक सिंपल जिंदगी व्यतीत करने के लिए गांव में है। तो ऐसी कहानी हम लोग की चलती है। तो अब देखते देखते 37 ईयर्स बीत जाते हैं, और जो बूढ़े जो राइटर रहते हैं, जो इस डायरी के, जिनकी नरेशन हम लोग अभी देख रहे हैं स्टोरी में, 37 साल हो जाते हैं। और जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं टहलने, तो जब देखते हैं कि बाढ़ को देखते हैं कि पूरे गांव में कुछ ना कुछ बदल चुका रहता है। कुछ दुकानें बदल चुकी होती हैं, तुटके नहीं बन चुकी होती हैं, कुछ इमारतें खड़ी हो जाती हैं। इमारतें मतलब मिडिवल टाइम का ये बताया जा रहा है, तो मतलब समझ सकते हैं, कुछ रेनोवेशन वगैरह हो जाता है। 37 साल की बात किया जा रहा है, टाइम लैप्स, सोच रहे हैं कितना ज़्यादा बदल गया। लेकिन एक चीज़ उस गांव में बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। वो क्या रहता है, वो रहता है हमारे जो स्वॉर्डमैन रहता है, जो 37 ईयर्स अगो जो आए थे, वो आज भी वैसे ही शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे होंगे। वो ऐसा अनुमान रहता है उसका, और बाढ़ जो है उनका वैसा का वैसा ही रहता है। तो जैसे ही अंदर झाँक के देखते हैं वो आदमी आज स्विंग नहीं कर रहा है, आज वो ज़मीन पे पड़ा हुआ और शॉर्ट के सहारे बैठा हुआ है। तो कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद सोचते हैं कि ये क्यों हिल नहीं रहा है। तो उसके पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो शॉर्ट स्विंग करते करते ही अपना पैशन और अपना जुनून को फॉलो करते करते ही वो गुजर चुके होते हैं। उनका देहांत हो जाता है और उनकी आंखें भी खुली होती हैं। तो जो हमारे राइटर होते हैं, जो बूढ़े रहते हैं, उनकी आंखों को बंद करके उनको गोद में लेते हैं, उनके सर को, और यहाँ पे सीन चेंज हो जाते हैं। हम प्रेजेंट टाइमलाइन में क्या होता है दिखाया जाता है, परेरा स्टेट को। परेरा स्टेट के ओनर रहते हैं लॉर्ड परेरा, जो हमारा लेजी प्रिंस है उसके फादर रहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, लेजी प्रिंस जो रहते हैं उसके फादर जो रहते हैं उस स्टेट को ओन करते हैं। वो स्टेट काफ़ी अच्छा कर रहा होता है, इकोनॉमिकली अच्छा ग्रो कर रहा होता है, कल्टीवेशन अच्छा होता है वहाँ पे फार्मर्स का, तो खुशहाली रहती है कि स्टेट में। लेकिन उस स्टेट पॉपुलर क्यों रहता है, लॉर्ड बैरन क्यों चर्चित रहते हैं अपने बच्चों को ऐसे, खासकर
लेजी प्रिंस की छोटी बहन जो हमारी किरिल नाम रहता है उस लड़की का, वो सोसरर बनी रहती है। और इसमें दिखाया गया कि जो मैजिशियन होते हैं और सॉर्सरर होते हैं उनमें अंतर होता है। मैजिशियन काफ़ी कॉमन होते हैं, मैजिकल टावर में चले जाएंगे तो काफ़ी कॉमन मिलेंगे आपको मैजिशियन जो नॉर्मल मैजिक करते हैं। लेकिन सॉर्सरर क्या होते हैं, उनमें सुप्रीम होते हैं, वो एक यूनिक टाइप का मैजिक कर पाते हैं और जो मतलब अपने विल को इन्फोर्स कर पाते हैं वर्ल्ड में किसी भी फॉर्म में, तो वो पावरफुल रहती है। तो जब करंट सीन में जब हम लोग आते हैं तो दिखाता है गार्ड आपस में खुसफुस करते रहते हैं कि यहाँ पे लेडी किरिल तो अच्छी हैं लेकिन यहाँ के जो प्रिंस हैं हमारे वो बेकार हैं, 2-3 साल बड़े हैं उनसे लेकिन कोई काम नहीं करते रहते, कभी दिखते नहीं, हमेशा सोए रहते हैं अपने यहाँ पे और बेकार हैं, नाकारा हैं, निकम्मा हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो क्या होता है वो लेडी किरिल रहती हैं और अपनी माँ जो अमीलिया रहती हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो माँ है वो लेडी प्रिंस की माँ नहीं है, वो हैं सौतेली माँ है, ठीक है। उन जो लॉर्ड बैरन रहते हैं उन्होंने दूसरी शादी की रहती है। और यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सौतेला व्यवहार होता है हमारे प्रिंस के साथ, हमारा जो लौंडा रहता है भाई उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही नॉर्मल फैमिली है, अच्छी फैमिली है, केयर टेकिंग रहती है, कुछ षड्यंत्र वगैरह वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो उसका भलाई चाहते हैं लोग, तो उसको डिफेंड भी करता है। आती है लेडी किरिल और गार्ड से लड़ जाती है कि तुम यहाँ पे ड्यूटी के टाइम पे तो आपस में क्या खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो, आपस में तुम क्या बोल रहे थे मेरे भाई के बारे में। तो वो शांत हो जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे ऐसा वगैरह। तो उसकी जो माँ रहती हैं पीछे रहती हैं, वो भी देखती रहती हैं, वो कहती हैं लेट देम गो, ओके, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इन लोगों के गार्ड वगैरह के बातचीत में नहीं पड़ना चाहिए। तो लेडी किरिल जो रहती हैं बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दिखाता है कि एक लड़का जो रहता है हमारा जो लेजी प्रिंस है जिसके बारे में स्टार्टिंग में उन्होंने बात किया था, वो इस सपने में देखता है, उस आदमी का ख्याल देखता है। वो आदमी इनसे कैसे रिलेटेड है ये तो मेरे को तो पता है, मैंने तो स्टोरी पूरी पढ़ी हुई है, लेकिन ये आपको आगे के वीडियोस मेरे देखने पड़ेंगे सीरीज में कि आदमी का रिलेशन क्या है इस प्रिंस के साथ, लेजी प्रिंस के बाद। जो इनकी कहानी जो थी, लेजी प्रिंस ने अपने सपने में देखा इनको और फिर वो उठता है, ठीक है, और फिर वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करता है क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है। जानते डिप्रेशन से कोप करने के अलग अलग लोगों के तरीके होते हैं। कुछ लोग हैवी फूड ईटिंग बिहेवियर पे चले जाते हैं डोपामिन लेने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए, डोपामिन अपने ऑपरेशन से कोप करने के लिए। वो अपने डिप्रेशन से कैसे कोप करता था, वो सोया रहता था। वो सोया इसलिए रहता था कि जब छोटा था तो उसकी माँ गुजर जाती हैं, तो जब वो बिस्तर पे सोता था तो ऐसे लगता था कि वो अपनी माँ के गोद में पड़ा हुआ है। फीलिंग को महसूस करने के लिए वो सिर्फ सोता रहता था। लेकिन आज उसका सोने का मन नहीं कर रहा, वो सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस सपने में वो आदमी आते रहते हैं, तो उसको भी शरीर में भी उसके भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब वो सोचता है उस आदमी की तरह वो भी शॉर्ट स्विंग करेगा, तो वो उठता है और अपने हाउस हेल्प जो रहते हैं उनको बुलाता है, जो बचपन से उसके बहुत करीबी रहते हैं, बचपन से उसकी देखभाल किए रहते हैं, तो एक होता है अपनापन जुड़ाव लग जाता है। तो उनको बुलाता है, वो उसके केयर टेकर रहते हैं, तो उनको बुलाता है। वो कहता है कि मुझे चलना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, मुझे शॉर्ट स्विंग करना है, मेरे को फिर से मेरे को मन कर रहा है। तो पहले तो चौंकते हुए देखते रह जाते हैं उसको कि यार तुमको शॉर्ट कैसे स्विंग करना है, तुम तो उठ के आप टहलने नहीं जाते हैं और आप शॉर्ट स्विंग करने के लिए मांग रहे हैं डिमांड। तो बोलता है ठीक है रुक जाइए, मैं व्यवस्था करता हूँ, कुछ चलते हैं साथ में। तो उनको जब जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, तो जाहिर सी बात है भाई, भले ही आप किसी जगह के, आप बैरन के बेटे हों या प्रिंस हों, उस जगह के लोगों का काम ही है कि पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहना। तो फिर वो उनकी बातों को अनसुना कर देता है। वो बोलते हैं कि ये कैसे उठ के आ गया, ये क्यों क्या करने आया, ये 3 घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगा, या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिकेगा, कितने दिन रहता है देखते हैं हम भी। और वो क्या करता है, वो कुछ नहीं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करता है, वो शॉट उठा लेता है वहाँ से। शॉट बताने की जरूरत नहीं किस टाइप का शॉट उठाता है, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि वो उसी डिज़ाइन का शॉट उठाता है जो अपने सपने में उसने देखा था। वो शॉट उठा के वो स्विंग करने लगता है और एक के बाद एक वर्टिकल स्विंगिंग करने लगता है और फिर एकदम वही लहजा, वही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करता है। वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसकी बॉडी में मसल नहीं है, बहुत पतला दुबला, और मतलब मेरे जैसा नहीं, मेरा अपोजिट ही है, तो बहुत पतला दुबला और मसल नहीं रहते हैं उसमें। लेकिन वो पूरी प्रयास अपना पूरा करता है और लास्ट में करते करते वो बेहोश होने लगता है, गिरने लगता है। तो उसके जो केयर टेकर रहते हैं वो साइड में उसके बाजू में खड़े रहते हैं, वो उसको संभालते हैं और बोलते हैं कि अब बॉस बहुत हो गया दिन के लिए, आप चलिए। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सुबह से जब से उठा था और शाम तक शॉर्ट स्विंग करता था। ये मतलब उसके अंदर भी जो जुनून था वो स्विंगिंग वाला वो आ चुका है। वो शाम तक शॉर्ट स्विंग करता है और वो जब तक थक नहीं जाता तब तक वो करता है। और फिर लास्ट में जब वो देखता है कि अंधेरा हो गया है तब वो शॉर्ट रख के अपना फिर से वो चला जाता है
सोने के लिए। उसको लगता है बेड पे जाके कि नहीं आज तो नींद नहीं आएगा मेरा, आज पूरा बॉडी थका हुआ है। 2 मिनट बाद क्या होता है, वहीं पे वो गहरी नींद में चला जाता है फिर से रात में। तो ऐसा करते करते वो कई दिन तक रिपीट करता है इस चीज़ों को। रेगुलर उठता है सुबह में और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला काम करता है वो ग्राउंड पे आ जाता है और डेली सुबह से शाम प्रैक्टिस करता है, फिर चला जाता है, धीरे धीरे करता है। इसी तरह एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उसकी बहन आती है। और बहन किस पे आती है, वो ग्रैंड एंट्री मारती है, ग्रिफिन पे सवार होकर उतरती है ट्रेनिंग ग्राउंड पे और अपने भाई को कन्फ्रंट करती है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया, इतना क्या तुम्हारे अंदर जुनून आ गया कि तुम डेली अपने आप को आके प्रताड़ित कर रहे हो, इस तरह अपने आप को तकलीफ दे रहे हो शॉट चला के, जबकि तुमने बचपन से कभी नहीं शॉट चलाया। तो वही देखते हुए उसकी माँ भी आ जाती हैं। उसकी माँ आती हैं, उसको अमीलिया को रोकती हैं, समझाती हैं कि नहीं अगर उसका मन है तो करने दो उसको। ये बहस होता है तो उसको किरिल को बहुत अच्छा नहीं लगता है कि वो उसका अपने बड़े भाई से झगड़ा किया। तो वो क्या करती है, रात में धीरे से जब आयरन सो रहा होता है तो उसको अपॉलॉजी लेटर लिखती है और उसके साथ में एक उसको मैजिकल आइटम देती है। वो क्या होता है, सिंगिंग एक कैट होती है जो पास में डॉल रखेगा तो उस सोने में आसानी होगी और रिकवरी उसकी तेज होगी बॉडी में। तो ये करके चली जाती है और फैमिली डिनर पे उस दिन आयरन अटेंड भी करता है बहुत सालों बाद और वहाँ पे वो बताता है कि मेरे को ये करना है। तो फैमिली अलाउ करते हैं, उसके फादर जो बैरन होते हैं उस स्टेट के, उसको अलाउ करते हैं कि ठीक है तुमको अगर सही लगता है करो। और डेली वो ट्रेनिंग पे आके जो प्रैक्टिस करता रहता है उसको दूर से एक बूढ़ा सोल्जर उसको ऑब्जर्व करता रहता है। वो अपने आप को एक रिटायर्ड स्वॉर्डमैन बोलता है और वो ऑब्जर्व करता रहता है। और जब वो देखता है कि उसके स्टैंस ना उसका अच्छा है, जो कि सारे ओल्ड मैन में था ना, नहीं उसके स्टैंस अच्छा रहता है, ना उसके पास मसल पावर है, नहीं फ्लो है उसके पास, स्वॉर्डमैनशिप का कोई टैलेंट नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज़ वो देख के हैरान रह जाता है कि एक वो विल पावर है उसके अंदर, एक कमाल का इच्छा शक्ति है जिसके साथ वो लगातार डेली आता है वो प्रैक्टिस करने के लिए। और जिस तरीके से शॉट चलाता है, एक एक जो स्विंग होता है उसमें गजब का एक जज्बा दिखता है। जो यही उसकी ताकत है, उसको एक दिन किंगडम का सबसे ताकतवर शॉटमैन बना सकता है। तो जो ओल्ड मैन जो ट्रेनिंग में जो आयरन को हमेशा जो देखते थे, उनके मन में अब ये होता है कि इस लड़के को रिकमेंड करना चाहिए क्रोनो एकेडमी ऑफ शॉटमैनशिप में। वो जाके बैरन से बोलते भी हैं कि आपके बेटे में बहुत टैलेंट है, इसको प्रमोट करना चाहिए, इसको नर्चर करना चाहिए हम लोग को। लेकिन बैरन डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेना चाहते थे कि उसको क्रोनो शॉटमैनशिप एकेडमी भेजना है कि नहीं, क्योंकि हाँ अभी भी तो उठा है इतने सालों से वो सिर्फ। बैरन एक समझदार व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि आयरन खुद ये डिसीजन ले। तो वो बुलाते हैं आयरन को और आयरन से बोलते हैं कि तुम 2 दिन का समय ले लो और तुमको जो भी फैसला होगा उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आयरन सोचता है इस बारे में, सोचता है कि इतने साल उसने बर्बाद किए हैं सिर्फ सोने और खाने में, वो कुछ अपने फैमिली की प्रेस्टीज के लिए कुछ करना चाहता था। तो आयरन डिसाइड करता है कि अपने फैमिली के प्रेस्टीज और उनके ऑनर के लिए वो पार्टिसिपेट करेगा क्रोनो शॉटमैनशिप में। एक मैंने कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वो कोट क्या था, ऐसे था, व्हेन द गोल इज़ टू एक्सपीरियंस थिंग नॉट टू विन इट देन एवरीथिंग इज़ अ विन। सो वो आयरन मेरे ख्याल से यही सोचता है कि कुछ जाता नहीं है उसका इस शॉटमैनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो घर से रवाना हो जाता है और जब वो एकेडमी के गेट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि एकेडमी के गेट पे चेक करते हैं लोग कि कौन किससे रिकमेंडेड होके आया हुआ है। तो वो देखता है कि उसको रिकमेंडेशन दिया ब्रायन समरविल में। जो ब्रायन समरविल रहता है वो बहुत ही प्रेस्टीज शॉटमैन रहते हैं। 3 फेजेस में ये एग्ज़ाम्स होने वाले। पहले होते हैं प्रीलिमिनरी, ओके, जिसमें रनिंग होता है, ओके। उसके बाद मिड एग्ज़ाम्स आएंगे, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम्स आएंगे। उसके बाद ही कोई एक ट्रेनी जो रहेगा जो अप्लाई करता है उस शॉटमैनशिप इंस्टीट्यूशन में, एकेडमी में ट्रेन होने के लिए। ये पूरा जो एग्ज़ाम फेज है ये 3 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है प्रीलिमिनरी, दूसरा है मिड टर्म होते हैं जो, तीसरा जो है हम लोग का आता है फाइनल एग्जामिनेशंस। और उसके बाद ही उन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद ही कोई भी ट्रेनी शॉटमैनशिप परमानेंट वहाँ पे शॉटमैनशिप की क्लासेस ले सकता है। जबकि वो एक साल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बिना उसके अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको निकाल दिया जाएगा उस एकेडमी से। तो कितने टफ है रूल्स देख रहे हो। पहला राउंड ही होता है एंट्री करने के बाद दौड़ना। इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके जो आगे दौड़ते हैं और पूरे क्लास होते हैं 400-500 की, उसके पीछे भागते हैं। आयरन बहुत ही फिजिकली अनफिट है, वो बॉडी में उसके कोई मसल है ही नहीं। तो वो क्या करता है, वो दौड़ना शुरू करता है, सबसे पीछे रहता है लाइन में और सबसे ज़्यादा स्टेमिना भी कम होता है। वो आधे रास्ते में ही थक जाता है, वो एक लैप भी नहीं मार पाता। लेकिन लैप मारने के बाद, थकने के बाद भी वो देखता है कि उसके सपने में वो शॉटमैन आता है। वो देखता है कि जो वो इंड्योर कर रहा था, जो वर्टिकल स्लैशेस सुबह से शाम तक मारता था वो बिना थके, वो कैसे कर पा रहा था, उसके अंदर क्या विल पावर था। तो जब वो वैसा कर सकता है तो ये एक रनिंग तो कुछ भी नहीं है। तो उससे भी सिंपल चीज़ है
तो फिर उसके पीछे वो कंटिन्यू करता, और ये देख के इंस्ट्रक्टर भी हैरान रहता। तो वो एक्सपेक्ट किए थे, वो जानते थे कि लेजी प्रिंस कौन है, और वो नहीं कर पाया। लेकिन जब उसका विल पावर देखते हैं कि गिरने के बावजूद भी वो दोबारा उठ के दौड़ने के लिए तैयार हो रहा है, तो जो एक लड़का रहता है ब्रेट लॉयड, वो ये सब देख रहा होता है, वो स्मर्क करता है कि सही में लेजी प्रिंस कमज़ोर है, क्योंकि वो रेस तो फिनिश कर देता है विल पावर से, लेकिन वो लास्ट आता है, वो सबसे कमज़ोर रहता है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतना संघर्ष और इतना मेहनत करने की काबिलियत बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स में होती है। तो आपको मैंने बताया था कि क्रोनो जो एकेडमी ऑफ स्वॉर्डमैनशिप रहती है, वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन रहती है किंगडम में स्वॉर्डमैनशिप के लिए। उसके क्यों बन जाती है, डिसिप्लिन होता है वहाँ पे, टाइम टेबल होता है, सुबह 6 से 8 उठा, 8 से 12 ट्रेनिंग, उसके बाद 12 से 1 लंच, उसके बाद फिर से सेकेंड ट्रिप ट्रेनिंग का, उसके बाद इवनिंग मेंटल ट्रेनिंग। तो ये समझ रहे हो, ये जो स्केड्यूल है वगैरह वगैरह, जो स्केड्यूल है ये बना हुआ है कि ट्रेन करने के लिए, और जो अप्लीकेंट है उसको डिसिप्लिन रखने के लिए, ठीक है। तो और एक खास बात ये है कि यहाँ पे स्वॉर्ड नहीं उठाना है आपको, जब तक ये ट्रेनिंग फिजिकल एक्सरसाइज की ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो स्वॉर्ड उठाना नहीं है। और जो ये एग्ज़ाम होता है उसमें एरन एकदम बॉटम पे होता है, 400 पोजीशन पे, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ उसके पास नहीं होती है। टॉप पे होती है इलिया लिंडस्ली नाम की लड़की, जो लिंडस्ली परिवार से आती है, नोबल रहती है वो भी। जब वेट ट्रेनिंग जब शुरू होता है तो ब्रेट देखता है, और जब देखता है कि जिम रूम में कि सारे के सारे वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो देखता है कि 30 दिन से ज़्यादा दिन कोई टिकेगा नहीं, सब धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन देखता है वहीं पे इलिया लिंडस्ली सबसे आयरन भी है, बिना किसी वेट के बाहर से उठाता है, वेटलेस उठाता है, वो पोस्चर सही करने की कोशिश करता है और ट्राई करता है, लेकिन उससे होता नहीं है। तो इलिया इसको देखती है, उसके पास जाती है, उसको हेल्प करती है, उसको एक्सरसाइज करने में, उसका से कंप्लीट करने में। और फिर ब्रेट जो है जूलियत देखता है कि एक रेड हेयर गर्ल है, वो भी खुद वेट ट्रेनिंग करती है, तो लेकिन दोनों में बहस हो जाती है किसी बात को लेके, और दिखता है कि कितनी जिद्दी है। एक कॉमनर है, एक नॉर्मल परिवार से आती है जूलियत, और जो ब्रेट है वो बहुत ही फेमस लॉयड फैमिली से आता है, तो उसका नाम ब्रेट लॉयड हो जाता है वो। और ये आप नाम याद रखिएगा, 4 नाम, ब्रेट लॉयड, जूलियत, इलिया लिंडस्ली, और ऑफकोर्स अपना आयरन तो है ही, क्योंकि इन चारों की जो दोस्ती है तो बहुत ही लास्ट तक जाए। इसी तरह करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। आयरन है, इलिया को उसको डेडलिफ्ट करना सिखाते हैं, और उसको 3 महीने में स्किप करते हैं, 3 महीने बाद स्किप करते हैं, और मिड टर्म इवोल्यूशन का टाइम आता है। याद है ना, आपको बोला था 3 एग्जाम्स होने वाले हैं, प्रीलिमिनरी जो ऑलरेडी हो चुका है रनिंग एक्सरसाइज है, मिड टर्म्स जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज है, जैसे रनिंग, स्विमिंग, पुलअप्स, पुल डाउन, और स्टेप जंपिंग, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ब्रेट तो अपने वो भी जो 3-4 महीने का जो समय था, ब्रेट ने यूटिलाइज के चाप के उसने एक्सरसाइज की, उसको लगता है कि वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स है वो टॉप आने के लिए। जूलियत भी नोटिस करने लगती है धीरे धीरे, सब सारे इंस्टीट्यूट वाले नोटिस करते हैं कि ये लेजी प्रिंस नहीं है, जो र्यूमर्स थे पूरे किंगडम में कि ये सबसे आलसी प्रिंस है पूरे किंगडम में, वैसा नहीं है। वो बहुत ही मेहनती है, और वो अपना टैग जो है ये रिमूव कर लेता है। वो देखता है कि कोई भी एक्सरसाइज करने जाता है तो सब ऑब्जर्व करते हैं कि अपना 100% देता है। और तभी 3 महीने बाद एंट्री होती है हमारी हेड मास्टर की। जैसे याद है आपको हैरी पॉटर में डम्बलडोर हुआ करते थे, वहाँ पे यहाँ पे इयान द स्वॉर्ड मास्टर है। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं कि क्या होता है, जो कोई आदमी अगर एकदम एपिटोम ऑफ स्वॉर्ड मास्टरी पे चला जाए, एकदम टॉप लेवल पे चला जाए, तो हेड मास्टर में दिखता है। वो छोटे कद की हाइट रहती है। जब वो मिड टर्म एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जो ये चारों स्टेजेस होते हैं, तो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे सभी वहाँ पे एप्लीकेंट्स को समझाते हैं कि 4 स्टेज क्या क्या हैं, कैसे कैसे कंप्लीट करना है। और होता है कि लिमिट नहीं होता, आपस में कंपटीशन नहीं होता है कि 30 सेलेक्ट होंगे, 40 होंगे कि 100 होंगे। 400 एप्लीकेंट्स है, आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि जो भी एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर जो कंप्लीट कर लेगा सारे 4 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेज, वो पास हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज में रैंकिंग आ जाएगी उसकी, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग बढ़ते हैं तो एरन इंटर करता है पार्टिसिपेट करने के लिए इस कंपटीशन में, और जब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो कुछ उसके बारे में अलग होता है। सबको लगता है कि कुछ तो अलग है इसमें, जो 3 महीने पहले नहीं था। और ब्रेट तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में था, लेकिन उसको एरन को देख के उसका भी कॉन्फिडेंस डोल जाता है कि क्या मैं 2nd या 3rd आ पाऊँगा कि नहीं। और 2nd और 3rd क्यों बोला, तो जाहिर सी बात है इलिया पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसका सबको पता था कि वही फर्स्ट आएगी। जब जूलियत की तरफ दिखाया था तो सीन अलग रहता है। वो इतनी ज़्यादा ओवर उसने एक्सर्ट किया था अपने बॉडी को कि फटीग दिखती है, थकी हुई दिखती है। एक्सरसाइज से पहले बोलते हैं लोग कि रेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी की लिमिट पहचानना चाहिए, कितनी बॉडी हमारी टिक कर पा रही है।
उसने लिमिट क्रॉस कर दी। क्यों? क्योंकि आयरन को देख के कि आयरन किस तरह मेहनत कर रहा है, और वो उस लिमिट को देख के वो सोचती है कि मैं एक कॉमनर हूँ, एक मैं नोबल बैकग्राउंड से भी नहीं आती हूँ, तो मेरे को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। वो ये करते हुए उसने बेसिक जो रूल होता है एक्सरसाइज का उसने क्रॉस कर दिया, और बहुत थकी लगती है। और जब एक्सरसाइज जब शुरू होता है तो इलिया फटाफट पहला जो बार जो पुल अप पुल डाउन होता है वो कुछ सेकंड में कर लेती है। एरन जस्ट उसके पीछे होता है, ठीक है, और करके सब हैरान रह जाता है कि एरन कैसे इतना क्लोजली फॉलो कर रहा है। सेकंड राउंड में जाते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन में। एरन को एक्सरसाइज बहुत ईजी लगता है, उसको लगता है कि कितना आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि वो रोज़ पता है तगड़ी ट्रेनिंग करना, कई किलोमीटर दौड़ना, जिम में एक्सरसाइजेस करना, वो डेली बेसिस पे कर रहा था बिना किसी एक डे ब्रेक लिए हुए। तो उसको ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं बहुत आसान लगने लगते हैं। और फिर तीसरे में स्प्रिंट लगाते हैं। जैसे स्प्रिंट लगाते हैं तो सबसे आगे इलिया होती है, जस्ट उसके पीछे एरन होता है। तीसरे स्टेज में चलेगा, 2 स्टेज क्लियर कर चुके हैं, बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं पहले दूसरे स्टेज पे पार्टिसिपेट, ये दोनों क्लियर करके आगे बढ़ चुके हैं तीसरे स्टेज पे। और जस्ट जब देखते रहते हैं तो जस्ट पीछे से जूलियत उनकी निकलती है खूब तेज़ी स्पीड से, दिखाने के लिए कि कितना उसने मेहनत किया है। उसने भी 3-4 महीने बर्बाद नहीं किए हैं। तो जब क्रॉस करते हैं, जब जूलियत करके जाती है, जब स्विमिंग के लिए जब 4th स्टेज में कूदती है तो मसल क्रैम्प हो जाते हैं, उसके मसल्स काम ही नहीं करना चाहते हैं, एकदम फटीक हो जाते हैं, उसको डूबने लगती है। डूबते हुए देख के पीछे आयरन आता है, इलिया आगे निकल चुकी है, पीछे आयरन आता है उसके, और आयरन जूलियत को पकड़ के उसको शोर पे लेके जाता है, किनारे खींच के लेके आता है और बोलता है कि यू हैव डन गुड जॉब, नाउ यू शुड रेस्ट। और उसको बीच में छोड़ के कंटिन्यू करता है। और ट्रेनर आ जाते हैं वहाँ पर। ट्रेनर बोलते हैं कि थोड़ा सा भी टाइम ना बर्बाद करके तुरंत मैराथन है कंटिन्यू रखो, तो तुरंत स्विमिंग पे कूद जाता है वो, करते 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 वो। और ये यहाँ पे सीन ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे रेस ख़त्म हो जाता है, और दिखाया जाएगा कि इलिया फर्स्ट आ चुकी है। जो 35 लोगों ने जो क्वालिफाई किया टोटल, जो पार्टिसिपेंट्स थे अराउंड 100-150 होंगे, क्योंकि जो 400 जो एक्सेप्ट किए गए थे एकेडमी में, कई तो बीच रास्ते में ही छोड़ कर चले जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत टफ है क्रोनो एकेडमी की। लेकिन जो बच जाते हैं 100-150, उसमें से आयरन 34-35 में आता है। और यहीं पे दिखाता है कि ब्रेट लॉयड जो है, जो ब्लू कलर्ड हेयर वाला लड़का है, वो देखता है, रियलाइज़ करता है कि अगर जूलियत फकी नहीं होती तो हो सकता है वो 4th आता है। ऐसा 4th क्यों बोला है? पहला तो इलिया कंफर्म था, दूसरा उसको लगता है कि एरन आ जाता, तीसरा जूलियत आती और उसकी पोजीशन 4th रहती। तो उसको यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि इस एकेडमी में जो अभी तक सोच रहा था कि वो 2nd पोजीशन पे है, जस्ट आफ्टर मार्वलस इलिया लेंसली जो प्रोडिजी है, लेकिन वहाँ पे उसका वहम टूट जाता है। देख 2 लोग हैं, उससे कई जाने गुना ज़्यादा मेहनत करके उससे आगे निकल जाते हैं। तो जो ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से 35 लोगों ने चारों स्टेजों को पार किया, और फर्स्ट और सेकंड स्टेज को 78 लोगों ने क्रॉस किया। टोटल मिला के उन्होंने 13 ट्रेनिंग हो जाते हैं जो क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड में अपियर होने के लिए। स्टार्टिंग में याद है ना, मैंने बोला था कि चारों राउंड क्लियर करने के लिए, ऐसा नहीं है। 2 स्टेज भी क्लियर किया तो इन्वेस्टिगेटर लीनियंट होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप अपियर हो सकते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट डे से क्या होता है, बाकी जितने लोग 113 जो क्वालिफाई किए हैं ट्रेनिंग, वो बैक टू ट्रेनिंग मोड में चले जाते हैं। एरन राउंड मारता रहता है, लैप्स के लिए जाता रहता है, रनिंग लगाता है। तो वहाँ पे इलिया आ जाती है फील्ड में, उससे पूछती है कि तुमने रेस को बीच में हॉल्ट करके तुम दौड़ वापस क्यों गए जूलियत को पीछे डूबने से बचाने के लिए। इतने हर पॉइंट पे ट्रेनर मौजूद हैं, जाता वहाँ पे बचा देता, लेकिन तुम्हारा टाइम वहाँ ज़रूरी था। तुम अगर अच्छे टाइम में तुम कंप्लीट करते तो तुम पोडियम पे तुमको टॉप 5 होने का तुमको मौका मिलता। एरन बोलता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, जब मैं जा रहा था उदास था, और जब मेरा भी डाउन पीरियड चल रहा था, तो मेरे साथ मेरा परिवार था। तो अगर जब ऐसा मेरे साथ हुआ है तो मैं दूसरे के साथ बुरा बर्ताव क्यों करूं। ये बात इलिया को समझ नहीं आती है। तो एरन उससे पलट के पूछता है कि तुम क्यों मेरी मदद कर रही थी, तुम इतना सेल्फिश दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुमने भी तो मदद की बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि मेरे से रिटर्न में कुछ मैं दे पाऊँगा। तो इलिया उस समय बोलती है उससे कि मैंने इसलिए किया कि मेरे को पसंद नहीं कि लोग एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे कुछ बुरा बोलें। तो मैं उनको गलत साबित करने के लिए मैं चाहती थी कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम टॉप 5 में आओ। दोनों में आर्गूमेंट होता है, और आर्गूमेंट क्या होता है, इलिया ही ज़्यादा एरन को बोलती है। एरन चुपचाप सुनता रहता है, और फिर इलिया वापस चली जाती है, और फिर उससे बोल के भी जाती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी ट्रेनिंग में। और हम लोग मिलते हैं, हम लोग ग्राउंड पे, सीन चेंज होता है और मिलता है पोडियम पे, स्टेज पे सारे इंस्ट्रक्टर खड़े होते हैं, और हेडमास्टर भी आते हैं एड्रेस करने के लिए, और वो बोलते हैं टॉप 5 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं पोडियम पे। तो आ जाते हैं उनको सम्मान देने के लिए, दिखाने के लिए कि ये अपने पीयर्स के बीच में ये टॉप 5 है।
हेडमास्टर को पता रहता है कि एरन ने क्या किया है, जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होती है तो उसमें वो एरन को स्पेशली बुलाते हैं ऑनर करने के लिए। कहते हैं कि एक सेल्फलेसनेस भी होना इंसान में बहुत ज़रूरी है, काबिलियत और एक परिश्रमित होने के अलावा। तो एरन को बुलाते हैं और इन 6 को, 5 तो हैं प्लस 1 एरन, इन 6 को विश मिलेगी, जो जाके वो ऑफिस में 1 बाय 1 करके ऑफिस में जाके हेडमास्टर से पर्सनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वो कोई कुछ थिंग हो सकता है, कुछ स्वॉर्ड हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, या फिर कुछ एडवाइस हो सकता है जो कि हेडमास्टर खुद देंगे। तो हेडमास्टर 1 बाय 1 सबसे मिलते हैं और सब ने, इलिया, ब्रेट हो चाहे और बाकी सब ने उनसे बोला कि 1-on-1 ट्रेनिंग करनी है उनको हेडमास्टर के साथ, उनसे सीखना है उनकी ट्रेनिंग, उनका जो स्वॉर्डमैनशिप की जो क्राफ्ट है उनसे सीखना है। तो ठीक है, वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ मांगा जाएगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे जानने के लिए कि एरन क्या मांगेगा भाई, क्योंकि वो यूनिक है। पता अभी तक तो आपको पता चल गया हो कि सबसे अलग है वो। जब वो जाता है तो वो अपने उनके सामने विश रखता है कि हाउ टू मेकअप विद समवन। झगड़ा हो गया तो कैसे उसके साथ, तो स्वॉर्ड मास्टर रहते हैं उसकी बात सुनते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं, सिंपली अपॉलजी लेटर और फिर कंटिन्यू कर सकते हो बात। उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती कि दिल पे बोझ ले लेना उस पर। आप समझ रहे होंगे कि एरन ऐसा किसके लिए पूछा था। जाहिर सी बात है वो इलिया के लिए पूछ रहा था, क्योंकि जिसके साथ उसकी बहस हो चुकी थी फील्ड पे। अब 4 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है और एग्जामिनेशन जो होते हैं मिड टर्म खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है शॉर्ट चलाने की। भाई ये शॉर्ट याद है कि नहीं आपको, ये स्वॉर्डमैनशिप की क्लासेस चल रही है, ये क्रोनो एकेडमी ऑफ स्वॉर्डमैनशिप है। और सब लोग शॉर्ट स्विंग करना शुरू करते हैं और सबको अंतर दिखता है, जूडियत हो चाहे इलिया हो, कि शॉर्ट चलाना बहुत पहले के मुकाबले बहुत आसान हो चुका है। जब खूब तेज़ से स्विंग किया जा रहा है शॉट को तो बैलेंस नहीं जा रहा है पोस्चर को। तो 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मुस्कुराते हैं कि बेटा ऐसे ही तूने ट्रेनिंग दिया था, मेरे को पता है कि उस ट्रेनिंग के फिजिकल ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदा होते हैं। और सब देखते हैं एक तरह से मुड़ के एरन की तरफ कि एरन क्या कर रहा है। वो नॉर्मल शॉट नहीं चुन रहा है, वो जाके एक दीवार पे एक टंगे हुए शॉट की तरफ जा रहा है। आप तो समझ गए होंगे कि किस तरह के शॉट को वो प्रीफर करता है। जब जाके देखता है तो खूब लंबा चौड़ा सा शॉट रहता है, वो उसको उठाता है। और लोग कुछ मजाक भी बनाते हैं बैकग्राउंड में कि यार अभी भी तो लास्ट आया है, जो 35 क्वालिफाई भी किए हैं, और उसमें भी उसको चाहिए ऐसा शॉट कि जो बहुत ही हैवी हो, स्विंग करने में दिक्कत हो। लेकिन उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को क्या पता कि एरन किससे इंस्पायर होकर ये सब कर रहा था। और जैसे ही वो वर्टिकल स्विंग अपना शुरू कर देता है शॉट में लेके, तो ब्रैड देखता है उसको। ठीक है, ब्रैड को अंदर से होती है कुलबुलाहट, ड्यूल के लिए चैलेंज करना। वो जाता है एरन के पास और बोलता है कि मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता डुएल क्या होता है, डुएल जो होता है वो होता है 2 स्वॉर्डमैन के बीच में एक ऐसे शॉर्ट क्रॉस करते हैं लोग देखने के लिए कि हु इज़ द बेटर। क्योंकि इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो मना करते हैं, कहते हैं कि अभी पहला ही दिन है भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो बाकी सब मुड़ते हैं फाइनल डिसीजन के लिए स्वॉर्ड मास्टर की तरफ। स्वॉर्ड मास्टर देखते हैं, कहते हैं कि अगर दोनों पार्टीज एग्री हैं तो दे कैन फाइट। एक्चुअली स्वॉर्ड मास्टर खुद क्यूरियस होता है देखने के लिए कि एरन कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब शुरू होती है लड़ाई तो ब्रेट उसके सारे को आराम से डॉज करता है, ठीक है। और जब वो लेकिन एक जो मूव होता है, जब वो डक करके अंदर से उसको एरन को मारने के लिए जब जाता है, तो जब देखता है कि जो उसका वर्टिकल स्विंग है वो बहुत ही स्पेशल है। अगर क्या वो उसको ब्लॉक कर पाता, वो ब्लॉक करने के बजाय वो डॉच कर देता है, वहाँ से हट जाता है। देखो रोकता नहीं, उसको नहीं लगता है कि वो रोक पाएगा। उसको लगता है बहुत ही वर्टिकल जो स्विंग जो मार रहा है ऊपर से सीधा जो नीचे आ रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, और डक करके निकल जाता है शॉट में। लास्ट में उसके हाथ पे धीरे से फ्लिंग करके वो वुडन शॉट उसका शॉट छुड़वा देता है और उसके गले पे रख के शॉट बोलता है कि सबमिट, यानी समझ सकते हैं ब्रेड जीत जाता है आसानी से ये मास्टर। सब चारों लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि अगर वर्टिकल स्विंग अगर वो खुद लेता डायरेक्ट अपने शॉट पे तो क्या वो रोक पाता, क्या उसका शॉट ब्रेक कर जाता। तो क्लासेस बढ़ती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आपको याद होंगे कि हम लोग के जब क्लासेस होते थे स्कूल्स में नॉर्मली तो सेक्शंस होते थे अलग अलग, तो सेक्शंस बढ़ते हैं। जो टॉप 35 होते हैं वो क्लास ए में जाते हैं एक्सेप्ट फॉर एरन, ठीक है। बाकी 30-40 ऐसे करके बी और सी में जाते हैं। डी में कोई नहीं होता है, क्लास डी में, ई में कोई नहीं होता है, सिर्फ 3 सेक्शंस होते हैं। लेकिन एफ में सिर्फ एक बंदा होता है। कौन होता है? एरन होता है। स्वॉर्ड मास्टर क्या होते हैं, उसने इवेलुएट किया था कि एरन के पास कोई बेसिक टेक्निक ही नहीं है, उसको वर्टिकल स्लैश के अलावा कोई बेसिक जो होता है स्वॉर्डमैन के पास होना चाहिए, उसको नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, क्लास एफ डिज़ाइन किया, ठीक है। एक जो हीलिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको असाइन किया उसके तरफ कि एक इसको बेसिक आप स्वॉर्डमैनशिप सिखाइए। और हीलिंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि 2 ही चीज़ ज़रूरी होती है सक्सीड करने के लिए, अच्छा स्वॉर्डमैन बनने के लिए। या फिर आपके पास बहुत टैलेंट हो, बहुत हार्डवर्क हो। और मैं हार्डवर्क से ऊपर मैं टैलेंट को देखता हूँ। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुमको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ
और तुमको मैं बेसिक्स मूव सारे सिखाऊंगा। अगर तुम कर लेते हो, तुम क्वालिफाई करके तुमको क्लास सी में प्रमोट कर दिया जाएगा, नहीं तो तुमको छोड़ के चले जाना चाहिए इस अकेडमी को। और जैसा कि आपको गेस किए होंगे, 1 हफ्ते के अंदर एरन मास्टर कर लेता है बेसिक जो शॉर्टमैन टेक्निक होती है, और उसको प्रमोट कर दिया है। तो इस कहानी में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक कवर किया है, ठीक है। और इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा अगले वीडियो में।